पुनः मंच की ओर चलते हैं और हमारे बीच उपस्थित हैं हमारी प्यारी ममता दी। एक मिनट देख लो वही ममता जी 2 मिनट में। एक ऐसी नामवर शख्सियत जो हमारे बीच में तशरीफ फरमा है, उनसे आप सभी को रूबरू कराना चाहते हैं। बहुत ही खूबसूरत शायरा, समीक्षक और एक सशक्त हस्ताक्षर किरण दी, जो जितनी बेहतरीन कविताएं और गज़लें लिखती हैं, उनकी अदायगी भी उसी खूबसूरती के साथ ही करती हैं और ये हुनर बखूबी जानती हैं। आंगन में शजर इनकी ऐसी ही खूबसूरत गज़लों का संग्रह है, जिसमें इन्होंने कुदरत का बहुत ही मजबूती से पक्ष लिया है। इनके 4 मिसरों से हम इनको आवाज़ देना चाहेंगे कि इस जहां में कोई खुदा तो है, इस जहां में कोई खुदा तो है, सबकी खातिर जो सोचता तो है, और लौट आया भले वो पिंजरे में, लौट आया भले वो पिंजरे में, दूर कुछ ही सही उड़ा तो है, दूर कुछ ही सही उड़ा तो है। आइए ममता दी, बहुत स्वागत है आपका, बहुत बहुत स्वागत। समीक्षा भी करेंगी और अपनी जी, बहुत स्वागत है। समीक्षा और गजल दोनों के लिए आपका हार्दिक स्वागत करते हैं हम। बहुत बहुत धन्यवाद रीता अदा जी, और इस मंच पर लक्ष्मी शंकर वाजपेयी जी, नरेश नाथ जी, आदिल रशीद जी और दीक्षित जी, और इस सभागार में उपस्थित आप सब यहाँ हमारे इतने जानने वाले हैं, और जिन चेहरों को हम दूर दूर से अभी तक देख रहे थे, आज उनसे यहाँ पर रूबरू मिलना बहुत एक सुखद एहसास है। वो मधु मधवन जी हैं, अंजलि सिफर जी हैं, और प्रवीण सक्सेना जी हैं, सोनिया सोनम जी हैं, और सपना एहसास जी हैं। आप सबसे यहाँ आज पहली बार मुलाकात हो रही है, और ये जो कोरोना ने हमसे बहुत कुछ छीना, बहुत दुख दिया, लेकिन बहुत कुछ दिया भी है। और ये जो साहित्य में और ये जो शायरी की जो बात है, तो यहाँ पर बहुत कुछ कोरोना ने दिया, और इस काल में बहुत सारे कार्यक्रम हुए, और जहाँ पर हम लोगों ने इस तरह से कि ये ना होता, यदि ये ऑनलाइन कार्यक्रम ना होते तो हम सबका पता नहीं क्या होता किस तरह से हम सब एकाग्रता में, एकाकीपन में जो है डूब जाते और कितने डिप्रेशन के शिकार होते। और ये सुविधा हम सबके साथ पहले से मौजूद थी, लेकिन इस काल ने हमें दिया ये मौका कि हम सब इस तरह से एक दूसरे से मिल सके, अपनी बात इस कठिन समय में भी एक दूसरे तक पहुंचा सके। बहुत सारा लोगों ने लिखा, और सबसे बड़ी बात है कि इतना भर भर के लोगों को सुनने को मिला। वैसे कार्यक्रमों में जाते थे तो चंद थोड़ी सी मुलाकात हुई, और एक जैसे होता है ना कि 5-7 ही मिनट हैं आपके पास बोलने के लिए, अपनी बात कहने के लिए, अपने शेर सुनाने के लिए। लेकिन ये जो 1-1 घंटे के जो कार्यक्रम हुए, इससे हमने एक दूसरे को बहुत अच्छी तरह से जाना और बहुत अच्छे से सुना। तो और बहुत दिनों बाद आज इस हिंदी भवन में इस तरह की ये जो गोष्ठी हो रही है, जहाँ एक से बढ़कर एक शेर सुनने को मिल रहे हैं। अंजलि जी ने अभी सुनाया 2 मिनट में, तो कितना अलग सा इनका ये जो था रदीफ
तो कितने बहुत अच्छे अच्छे शेर, चाहे उधर कासिद जी हो या जो भी और रचनाकारों ने जिन्होंने यहाँ अपने शेर सुनाए, बहुत अच्छा लगा। मधु मदमन जी को हम बहुत अरसे से सुन रहे हैं, मिली हुई हूँ उनसे आज पहली बार, लेकिन वैसे हम एक संस्था के माध्यम से भी जुड़े हुए हैं और फिर उस तरह से बाद में पता चला कि ये हमारे बिल्कुल कानपुर की ही पास की ही है। तो वो जो एक कनेक्टिविटी होती है वो और बढ़ जाती है कि एक जो कनेक्शन होता है वो और ज़्यादा जुड़ जाता है। और बिल्कुल फेसबुक पर तो मधु जी छाई रहती हैं, चाहे अंजलि जी हो, भावांजलि के माध्यम से कितने कार्यक्रम कर रही हैं। तो इस तरह से और परवाज़ी गज़ल भी उसी की काल की देन है। अजय अज्ञात जी ने बहुत काम किया है और एक एक घंटे कार्यक्रम हुए और हम सब ने खूब वहाँ एक एक घंटे अपनी गज़लें सुनाई हैं। तो ये जो बात है, ये जो गज़लें हैं, ये बहुत इस माध्यम से बहुत दूर तक पहुँची, पूरी दुनिया तक मैं यदि कहूँ जहाँ जहाँ गज़ल के चाहने वाले हैं वहाँ तक पहुँची। और अब बात यदि मैं इसकी करूँ, ये लम्हों की फुलकारी की बात करूँ, तो मैं ये देख रही थी अंजलि जी और मधु जी का जो कनेक्शन है वो बहुत गहरा है और ये संग्रह में भी देखने को मिल रहा है लम्हों के परिंदे और लम्हों की फुलकारी तो लम्हे जो है वो दोनों में जुड़ा हुआ है और बहुत सारी अच्छे अच्छे शेर मधु जी ने अभी पढ़े भी यहाँ पर। और फुलकारी का जो अर्थ है वो हम सब जानते हैं कि वो कढ़ाई है। फुलकारी जो है फूलों को की कढ़ाई करना, और ये जो है इसका जो मूल इसका वो है वो एक ज्यामितीय आकार की शायद होती है कढ़ाई, जैसा कि मैंने पढ़ा है। और तारों की जो आकृति होती है उसको विविध रंगों से हम चादर पर और काढ़ते हैं। तो जो हमारा जो ये जीवन है ये भी दो धाराओं पर एक तिनके से सजा है, जिसकी एक धारा पर है दुनिया भर का गणित और दूसरी पर है मन की गंगा। तो दुनियावी गणित में तो हमको हर रोज बहुत सारी तजुर्बे होते हैं और बहुत सारी ऐसी बातें होती हैं जो हमें आहत करती हैं, लेकिन जब बहुत हद हो जाती है तो हम कब चुपके से चल देते हैं अपनी मन की उस गंगा में गोते लगाने के लिए, जहाँ पर सिर्फ और सिर्फ हमारे एहसास होते हैं, हम अपने साथ होते हैं और जो कुछ हम अपने आसपास महसूस करते हैं उसे हम शब्दों का रूप देते हैं और समय की जो सीनर है उस पे उन शब्दों को बुनते जाते हैं। तो मधु जी ने भी जो कुछ अपने आसपास के जीवन में जो कुछ महसूस किया है, जैसा कि उन्होंने भी कहा कि उन्होंने एहसास के धागे हैं और लम्हों के फूल हैं और समय की चादर है, इस पर उन्होंने अपना जो उनका जो अनुभव है, उन्हें जो जिंदगी से मिला, उन सब को उन्होंने बड़ी खूबसूरती से इस संग्रह में लम्हों की फुलकारी में दिया है हम सबको। और मैं कुछ शेर यदि यहाँ पर कोट करूँ तो पहला जो मैं शेर यदि ये कोट करती हूँ कि सुनिएगा। देखिए, पहली बात तो ये कि देखिए मैं ये कहना चाहती हूँ कि एक समय था जब हमको अपने सपने को, अपनी मंजिल को पाने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती थी। जैसे कॉफ़ी होती है ना, उसको हम बहुत घोटते हैं और तब उसमें से झाग निकलता है, लेकिन आजकल बिल्कुल इंस्टेंट कॉफ़ी का समय है और आजकल कुछ पाने के लिए आपको ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ अपने ज़मीर को ताक पर रख देना है और इतना बेशर्म हो जाना है कि फिर आपको पद्मश्री भी मिलती है। तो बहुत हैरान होती हूँ कि कैसे कोई इतना बेशर्म, इतना कैसे कोई हो सकता है। शेर देखिए, और वही शेर सच्चा शेर होता है जब आप उसको किसी भी समय में देखें तो उस समय पर वो शेर या किसी स्थिति पर वो लागू हो। जैसे मधु जी ने कहा कि सब अपनी क्या है, जब अपना सपना पूरा, एक मिनट, ये कुछ मैं शेर यहाँ ये रहा, मैंने इसीलिए कागज पे लिख लिया था शेरों को कि मुझे फिर उसको ढूंढना ना पड़े। हाँ, सबके आगे क्यों झुकना, कि सबके आगे क्यों झुकना, थोड़ी तो खुददारी रख,
कि सबके आगे क्यों झुकना, थोड़ी तो खुददारी रख, अपने दिल पर बस केवल अपनी ही सरदारी रख। कि अपने दिल पर बस केवल अपनी ही सरदारी रख। और बहुत सारे इस संग्रह में शेर है जो आपको अपने आप से जोड़ते हैं, आपको लगेगा कि ये तो हमारी ही बात है, चाहे वो परिवार की टूटन हो, रिश्तों की टूटन हो। तो ऐसे अनेक जो मार्मिक फूल हैं उन्होंने बड़े ही सलीके से काढ़े हैं। आपसी रिश्तों में हम देखते हैं कि आज कितनी औपचारिकता आ गई है, ओल्ड एज होम कुकुरमुत्तों की तरह उगाए हैं। जहां विकल्प नहीं है वहां तो ठीक है, लेकिन जहां विकल्प है वहां भी ऐसी ऐसी स्थितियां हैं। तब मधु जी कहती हैं कि पत्थरों के देवता घर में सजाकर रख लिए। कि आज बहुत सारे ऐसे घर मिलेंगे आपको, और कि पत्थरों के देवता घर में सजाकर रख लिए, घर के देवी देव को बेआसरा रखा गया। कि घर के देवी देव को बेआसरा रखा गया। और आज के जो हालात हैं उन पर भी मधु जी की नज़र है और पूरी शिद्दत से वो उसे महसूस करती हैं और अपने शेरों के माध्यम से व्यक्त करती हैं। अभी एक शेर उन्होंने ऐसा सुनाया भी था, मैं भी उनके ये कुछ शेर पढ़ती हूँ यहाँ पर, सुनिएगा। कि एक दूजे को उकसा कर जब रहबर ही, कि एक दूजे को उकसा कर जब रहबर ही, नफरत के भड़काए शोले क्या कीजिए। कि एक दूजे को उकसा कर जब रहबर ही, नफरत के भड़काए शोले क्या कीजिए। मैं सिर्फ शेर पढ़ रही हूँ, इसकी व्याख्या नहीं कर रही हूँ, व्याख्या क्योंकि यहाँ सभी इतने समझदार हैं, आप सभी इस चीज को समझते हैं। सुनिएगा शेर और सुनिए कि है अमीरों के लिए तो छूट सब कानून से, कि है अमीरों के लिए तो छूट सब कानून से, बस गरीबों के लिए ही कायदा रखा गया। कि बस गरीबों के लिए ही कायदा रखा गया। और आज भी है ज्यों की त्यों हालत गरीबों की यहाँ, कि आज भी है ज्यों की त्यों हालत गरीबों की यहाँ, कितना नाकारा है सिस्टम ये हमारा देखिए। कि कितना नाकारा है सिस्टम ये हमारा देखिए। और शेर सुनिए कि रियाया को ये झूठे ख्वाब दिखलाने से क्या होगा। कि रियाया को बिल्कुल आज के दौर पे बिल्कुल एकदम खड़ा उतरता है कि रियाया को ये झूठे ख्वाब दिखलाने से क्या होगा, उम्मीदों के खिलौने देके बहलाने से क्या होगा। कि उम्मीदों के खिलौने देके बहलाने से क्या होगा। और जमीन पर भी तो दिखनी चाहिए हमको तरक्की कुछ, कि जमीन पर भी तो दिखनी चाहिए हमको तरक्की कुछ, समाचारों की सुर्खी में ही दिखलाने से क्या होगा। कि समाचारों की सुर्खी में ही दिखलाने से क्या होगा। और जिस कागज पर लिखना पड़ता था इनको, कि जिस कागज पर लिखना पड़ता था इनको, उस पर बच्चे बेचे छोले क्या कीजिए। कि जिस कागज पर लिखना पड़ता था इनको, उस पर बच्चे बेचे छोले क्या कीजिए। ये जो शायरा की एक जो रेंज है, ये इससे पता चलता है इन शेरों से कि एक बच्चे से लेकर के मुल्क तक के जो हालात हैं वहां तक इनकी पूरी रेंज है। और हर इस छोटी छोटी बात पर उनकी पैनी निगाह रहती है और उनको अपने अशार में वो ढाल करके इस गजल में और इस संग्रह में हमको बहुत सारे ऐसे शेर देखने को मिलते हैं। और ये भी है कि आज हम जिस तरह की भाषा बोलते हैं, अंग्रेजी और हिंदी बिल्कुल मिली जुली, और तो ना तो आज हिंदी शुद्ध है, ना अंग्रेजी शुद्ध है, ना उर्दू शुद्ध है। तो मधु जी की जो गजलें हैं उसमें कई ऐसे उन्होंने ऐसा प्रयोग किया है कि वो अंग्रेजी के उन्होंने काफिये जो इस्तेमाल किए हैं। तो बहुत 3 गजलें हैं ऐसी जिस पर अंग्रेजी के काफिये हैं, जैसे रीजन। वैसे मैं गजल नहीं पढ़ूंगी, समय अधिक हो रहा है, तो पेज 36, पेज 61 और पेज 93 पर ऐसे शेर इन्होंने लिखे हैं
जिसमें काफ़ी है रीजन, सीजन, फन, इग्नोर। तो ये आप जब किताब आपके हाथ में होगी और आप जब पढ़ेंगे तो आप खुद महसूस करेंगे कि ये शेर भी आपको किस तरह से कनेक्ट करते हैं। और आज की युवा पीढ़ी जो है वो इसी भाषा में बात करती है। जब इस भाषा में हम उन तक अपनी बात पहुंचाएंगे तो वो निश्चित रूप से इस तरह के ये जो संग्रह, गजल संग्रह है, उससे कनेक्ट होंगे, उसको पढ़ेंगे, उसको सुनेंगे, उसको गुनेंगे। तो बहरहाल मधु जी को हम इस तरह के जो शेर थे, मैंने उनसे जब सुने थे फेसबुक के माध्यम से ऑनलाइन कार्यक्रम में, तब भी वो कर्णप्रिय था। और जब मैंने उनको किताब के में पढ़ा तब भी वो पठन प्रिय था। तो ये जो पढ़ते हुए ये चीजें अखरती नहीं है, बल्कि कहीं ना कहीं आपको जोड़ती है। और एक शेर और है जिसका उल्लेख इसकी भूमिका में लिखते हुए विजय स्वर्णकार जी ने भी लिखा है, तो उसको जो है मैं भी यहाँ पर कोट करना चाहती हूँ। देखिए, एहसासात तो वही है पूरी दुनिया में हम मनुष्यों के, लेकिन कोई भी, और बहुत सारी बातें कही भी जा चुकी है, लेकिन कोई भी बात जब नई कहन के साथ कही जाती है तो वो निश्चित रूप से आपका ध्यान आकर्षित करती है। शेर यूं है कि कभी तो रूह को भी प्यार से मांझा करो अपनी, कभी तो रूह को भी प्यार से मांझा करो अपनी, फकत मिट्टी के बर्तन को ही चमकाने से क्या होगा। जी, कि फकत मिट्टी के बर्तन को ही चमकाने से क्या होगा। आज हम सब देखते हैं कि ऊपरी चमक दमक कितनी है, और जब उसको भीतर से देखो तो कितना खोखला नजर आता है। तो अब ये जो देह को इन्होंने मिट्टी का बर्तन कहा है, तो ये कितनी अद्भुत बात है, और बहुत बहुत बधाई देती हूँ आपको। और आधी आबादी की बात अभी मधु जी ने भी की, और बहुत सारी शेर आधी आबादी की बात होनी ही चाहिए इस संग्रह में। मधु जी का संग्रह है तो, क्योंकि हम अपनी बात को ज़्यादा अच्छे से महसूस कर सकते हैं, उसको बयां कर सकते हैं। कि हम जैसे एक शेर तो उन्होंने पढ़ दिया, मैं दूसरा शेर पढ़ती हूँ कि नहीं है आज उसी घर में कोई हक मेरा, कि नहीं है आज उसी घर में कोई हक मेरा, रखा तो मैंने जिसे उम्र भर सलीके से। जी, बहुत आपका जो है ना बहुत अभिनंदन करती हूँ कि रखा था मैंने जिसे उम्र भर सलीके से। और घर की और फिर वो ये भी कहती है अब कि घर की तामीर में मेरी भी है हिस्सेदारी, कि घर की तामीर में मेरी भी है हिस्सेदारी, मेरी हस्ती को फकत भार न समझा जाए। कि घर की तामीर में मेरी भी है हिस्सेदारी, मेरी हस्ती को फकत भार न समझा जाए। तो इस संग्रह की 99 गजलों में बहुत सारे शेर आपको ऐसे मिलते हैं जो कि कहीं ना कहीं आप उनको कोट कर सकते हैं, और पढ़ते हुए आपके जहन में इनकी गूंज रह जाती है या आपको याद रह जाते हैं। और किसी भी शायर को या किसी भी किताब के लिए इससे अच्छी बात क्या हो सकती है कि जो कोई उसको पढ़े सुने उसको, तो वो मन ही मन उसको गुने और कुछ अशार वो अपने साथ ले करके जाए कि उसने जो कुछ समय यहाँ पर दिया है तो वो कहीं ना कहीं सार्थक है उसके लिए। और बाद में भी जब कहीं वर्षों बाद वो मिले कि आपकी वो पंक्ति बहुत अच्छी थी मधु जी, तो ये सबसे अच्छी बात होती है कि कोई ना कोई पंक्ति किसी के जहन में रह जाए। तो बहरहाल इसमें जैसे कि उन्होंने लिखा भी है कि शायरी कहते हैं जिसको, कि शायरी कहते हैं जिसको वो किसी के दर्द का अनुवाद है, कि शायरी कहते हैं जिसको वो किसी के दर्द का अनुवाद है। तो इस अनुवाद को मधु जी ने बहुत अच्छे से दर्ज किया है, और आप महसूस कर सकते हैं यहाँ पर तमाम तरह के अंतर्द्वंद, तमाम तरह के रंग, चाहे वो धर्म की बात हो, कर्ण की बात हो, दर्शन की बात हो, चिंतन की बात हो, आशा निराशा की बात हो, विश्वास अविश्वास की बात हो, भीड़ की बात हो, एकाकीपन की बात हो, तो परिवार से लेकर समाज तक, चाहे जो भी, और या सत्ता के शीर्ष तक जो भी बात हो, वो सब इस संग्रह में मौजूद है। सादगी और सरलता से कहे गए अशार हैं। तो मैं बहुत बहुत मुबारकबाद देती हूँ मधु जी को इस संग्रह के लिए। और ये इनका चौथा संग्रह है, साल भर में चौथा संग्रह आ गया। धनक बाकी का लोकार्पण भावांजलि के पृष्ठ पर हुआ था फेसबुक पेज पर, तो ये चौथा संग्रह है। और इसी तरह से साल दर साल आपके बहुत सारे संग्रह हम आते रहे और हम उस पर इसी तरह से चर्चा करें। बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं।
प्रमेय को सब अपने जहन में रखिए और सुनिएगा कि है सब अल्फाज उलझन में, कि है सब अल्फाज उलझन में, कहन की आजमाइश है। कि है सब अल्फाज उलझन में, कहन की आजमाइश है। ये ऐसा दौर है जिसमें सुखन की आजमाइश है। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। कि ये ऐसा दौर है जिसमें सुखन की आजमाइश है। और सभी महसूस करते हैं, कि सभी महसूस करते हैं, मगर ताले जुबां पर हैं। कि सभी महसूस करते हैं, मगर ताले जुबां पर हैं। कहाँ तक चुप रहेंगे सब, घुटन की आजमाइश है। बहुत शुक्रिया जी। कि सभी महसूस करते हैं, मगर ताले जुबां पर हैं। कहाँ तक चुप रहेंगे सब, घुटन की आजमाइश है। और शेर सुनिएगा कि उधर है फूल सुविधा के, कि उधर है फूल सुविधा के, इधर कांटे उसूलों के। कि उधर है फूल सुविधा के, इधर कांटे उसूलों के। हमारे दिल जमाने में चलन की आजमाइश है। शुक्रिया। कि हमारे दिल जमाने में चलन की आजमाइश है। और शेर सुनिए कि सुनाए राम को वनवास या वरदान ले वापस। कि सुनाए राम को वनवास या वरदान ले वापस। घिरे दुविधा में है दशरथ, वचन की आजमाइश है। शुक्रिया। कि घिरे दुविधा में है दशरथ, वचन की आजमाइश है। और पिता ने पांव पे पगड़ी रखी, सुन मांग दूल्हे की। कि पिता ने पांव पे पगड़ी रखी, सुन मांग दूल्हे की। अब ऐसे वर को वरमाला, दुल्हन की आजमाइश है। शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। कि पिता ने पांव पे पगड़ी रखी, सुन मांग दूल्हे की। अब ऐसे वर को वरमाला, दुल्हन की आजमाइश। अरे जी जी जी। और शेर सुनिएगा कि फिजा में उसकी खुशबू से हर एक जर्रा महक जाए। कि फिजा में उसकी खुशबू से हर एक जर्रा महक जाए। तमन्ना फूल की है और पवन की आजमाइश है। शुक्रिया। कि तमन्ना फूल की है और पवन की आजमाइश है। और उसी के हक में हर एक प्रश्न का उत्तर लिखूं कैसे। कि उसी के हक में हर एक प्रश्न का उत्तर लिखूं कैसे। है ऐसी कश्मकश जिसमें किरण की आजमाइश है। बहुत शुक्रिया। कि उसी के हक में हर एक प्रश्न का उत्तर लिखूं कैसे। है ऐसी कश्मकश जिसमें किरण की आजमाइश है सब अल्फाज उलझन में, कहन की आजमाइश है। ये ऐसा दौर है जिसमें सुखन की आजमाइश है। बहुत बहुत धन्यवाद।